असुर जनजाति का आगमन मध्य प्रदेश से होते हुए यह गढ़वा के रास्ते से झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में यह गुमला, लातेहार, लोहरदगा तथा पाट के क्षेत्रों में इनका मुख्य निवास स्थल बनता है कि सूरवीर सौरवीर के कारवा में सब माला पहनाते हैं। ठीक है, देखिए, सूर से हो गया हमारा असुर, वीर से हो गया हमारा बिरोहर, सोर से हो गया हमारा सोरैया पहाड़िया और वीर से हो गया हमारा बिरिजिया। कारवां से साउंड आ रहा है कोरवा, कारवां कोरवा एक जैसा ही है। सब से हो गया सबर और माला से हो गया माल पहाड़िया और पहनाते से हो गया पहरिया, पहनाते पहरिया एक जैसा ही साउंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने आदिम जनजाति को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। डाकिया योजना क्या है? तो हमारे आदिम जनजातियों के लिए इस डाकिया योजना का शुरुआत की। झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड की जनजातियों को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो। इन सभी एग्जामों में झारखंड की जनजातियों से प्रश्न जरूर देखा गया है। आने वाले एग्जाम में जेपीएससी पीटी का भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग एक बेहतर नोट्स बनाते हैं ताकि झारखंड की जनजातियों से यदि जेपीएससी पीटी में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जनजातीय परिचय को देखेंगे, जैसे कि झारखंड में कितनी जनजातियां पाई जाती है, कौन कौन से जनजाति को इन विगत वर्षों में ऐड किया गया है, जनजातियों का कल्चर क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातियों की क्या स्थिति रही है। कहने का मतलब कि जनजातियों से रिलेटेड पुराने डेटा के साथ साथ हम लोग नए डेटा को भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग किसी एक विशेष जनजाति के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं या क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जनजातीय परिचय की बात करें तो झारखंड की जनजातियों को आदिवासी, आदिम जाति, वन निवासी, गिरिजन सहित अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, किंतु सबसे प्रचलित आदिवासी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। वहीं 2011 की जनगणना को लेकर चलें तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। ठीक है, वहीं यदि अपडेटेड डाटा, करंट डाटा की बात करें तो पुरान समाज के लोगों को 8 अप्रैल 2022 को आदिवासी जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 32 से 33 हो गई है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में 2011 को मेंशन करते हुए पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 32। ठीक है, परंतु कब? जब 2011 जनगणना मेंशन किया जाए। ठीक है, वहीं यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तब हमारे झारखंड में जनजातियां कितनी प्रकार की पाई जाती थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा राज्य का गठन हुआ, जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ, तब कुल 30 प्रकार की जनजातियां पाए जाते थे। कितने प्रकार के? तो 30 प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी जब हमारे झारखंड का निर्माण हुआ। आपसे जेपीएससी के पीटी एग्जाम में प्रश्नों को थोड़ा सा गोल मटोल करके घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इन बड़े एग्जामों के लिए ये सारे डाटा आपके माइंड में याद रहने चाहिए। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि आदिम जनजातियों की संख्या कितनी रही थी जब राज्य का गठन हुआ था, तो राज्य के निर्माण वक्त आदिम जनजातियों की संख्या 8 ही थी। ठीक है, वहीं 2011 जनगणना की बात करें कि 2011 में हमारे राज्य में कितनी जनजातियों की संख्या रही थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के जनजातियों की कुल जनसंख्या 46,45,042 है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या होगा यहाँ पे के। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 46,45,042 है, यानी कि 42 है। ठीक है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ठीक है, वहीं देश में हमारे राज्य की स्थान की बात करें, यानी कि जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य देश का कितना स्थान, कितना रैंक रखता है, तो जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य देश का 6ठा स्थान है, यानी कि झारखंड
जनजातीय आबादी की दृष्टि से छठा रैंक रखता है, छठा स्थान है हमारा झारखंड राज्य का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब जनजातियों के प्रकार को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2011 जनगणना के अनुसार हमारे झारखंड में कुल 32 प्रकार के जनजातियां पाई जाती थी, परंतु 2022 में एक पुरान समाज को ऐड करके हमारे जनजातियों के प्रकार में बढ़ोतरी हो गई है। कितनी? तो 33। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जनजातियों की दो श्रेणियां, दो समूह हैं। पहला हम लोग कहते हैं प्रमुख जनजाति और दूसरा हमारा है आदिम जनजाति। ठीक है, प्रमुख जनजातियों में कितनी जनजातियों को रखा गया है? तो 24, और एक नया वाला हो गया तो 25 हो गया। ठीक है, वहीं आदिम जनजातियों में 8 आदिम जनजातियों को रखा गया है। कौन कौन से? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, असुर, बिरोहर, बिरजिया, सबर, माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, कोरवा, परहिया। ठीक है, इन सारे जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं प्रमुख जनजातियों की बात करें तो प्रमुख जनजातियों में कौन कौन से जनजातियां हैं? तो खड़िया, मुंडा, हो, भूमि, संथाल, चेरो, खरवार, खोंड, किसान, बेगा, चीक, बड़ईक, गोंड, बंजारा, करमाली, महली, उरांव, बेदिया, बिंजिया, लोहरा, गोरैत, बथुड़ी, कोरा, कोल, कंवर और नए जनजाति पुरान समाज। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रमुख जनजाति 24 से 25 हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग आदिम जनजातियों को ट्रिक की सहायता से याद कर लें तो हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में नहीं है, या इनमें से कौन आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, तो आप आसानी से ऑप्शंस को छांट के आंसर कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में सारे आदिम जनजाति याद रहे तो हम लोग आदिम जनजाति को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, क्योंकि आदिम जनजातियों की संख्या कम है तो हम लोग आसानी से उसे याद भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आदिम जनजाति से रिलेटेड ट्रिक है कि सूरवीर सौरवीर के कारवां में सब माला पहनाते हैं। जब सूरवीर और सौरवीर चलते हैं तो उसके कारवां में सब क्या करते हैं? फूल छिड़कते हैं, माला पहनाते हैं, सभी को पता है। तो उसी से रिलेटेड ट्रिक है कि सूरवीर सौरवीर के कारवां में सब माला पहनाते हैं। एक बार फिर से बोलिए कि सूरवीर सौरवीर के कारवां में सब माला पहनाते हैं। ठीक है, देखिए, सूर से हो गया हमारा असुर, वीर से हो गया हमारा बिरोहर, सोर से हो गया हमारा सोरैया पहाड़िया, और वीर से हो गया हमारा बिरिजिया। कारवां से साउंड आ रहा है कोरवा, कारवां कोरवा एक जैसा ही है। सब से हो गया सबर, और माला से हो गया माल पहाड़िया, और पहनाते से हो गया पहरिया। पहनाते पहरिया एक जैसा ही साउंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने आदिम जनजाति को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था हमारा? कि सूरवीर सौरवीर के कारवां में सब माला पहनाते हैं। जब सूरवीर और सौरवीर का कारवां चलता है तो क्या करता है? सब माला पहनाते हैं, फूल छिड़कते हैं। ठीक है, सूर से हो गया असुर, एक जैसा ही साउंड है। वीर से हो गया बिरोहर, एक जैसा ही साउंड है। सोर से हो गया सोरैया, एक जैसा ही साउंड है। वीर से हो गया बिरिजिया, यहाँ पे 2 बार वीर है, एक बार बिरोहर एक बार बिरिजिया के लिए। ठीक है, फिर कारवां से साउंड आ रहा है कोरवा, सब से हो गया सबर, और माला से हो गया माल पहाड़िया, और पहनाते से हो गया पहरिया। ठीक है, तो ये 8 आदिम जनजातियां आप माइंड में जरूर याद रखें। ठीक है, इससे एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक करंट डाटा है डाकिया योजना, इसको भी आपके माइंड में याद रखना चाहिए जेपीएससी के पीटी के लिए। डाकिया योजना क्या है? तो हमारे आदिम जनजातियों के लिए इस डाकिया योजना का शुरुआत किया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि डाकिया योजना किससे संबंधित है तो आप कहेंगे आदिम जनजातियों से संबंधित है। क्या है यह योजना? तो यह योजना झारखंड सरकार द्वारा आदिम जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु आदिम जनजाति डाकिया खाद्यान्न योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी आदिम जनजाति परिवार को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के संरक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी द्वारा इस योजना के तहत अनाज आदिम जनजातियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, हुआ क्या, आदिम जनजातियों ने अपने आप को इस अपडेटेड दुनिया से काफी हद तक अभी तक भी अलग करके रखा है, जिससे क्या होते हैं, वो लोग जो मुफ्त में सरकार के द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है वो भी नहीं लेने जाते हैं। तो
इसे देखते हुए इस डाकिया योजना को शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से घर घर अनाज पहुंचाया जाएगा। किसके लिए? तो आदिम जनजातियों के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। ठीक है, अब आगे हम लोग एक मनोवैज्ञानिक के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे हमारे ललित प्रसाद विद्यार्थी। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा जनजातियों को कितने भाग में बांटा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। देखिए कौन कौन से। ठीक है, झारखंड में जनजातियों को मूल रूप से भारतीय मनोवैज्ञानिक ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा उनके सांस्कृतिक प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार जनजाति का वर्गीकृत इस प्रकार है। पहला है हमारा शिकारी संग्रहक प्रकार के। इसमें से कौन कौन से जनजातियों को इसने रखा है? तो बिरोहर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया या हिल खड़िया कहें आप, उसे ललित प्रसाद ने शिकारी संग्रहक प्रकार में रखा है। ठीक है, वहीं दूसरा भाग है इनका स्थानांतरित कृषि, जो कि घूम घूम के कृषि करते थे। इसमें उन्होंने सोरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया को रखा है। वहीं तीसरा प्रकार है इनका साधारण कारीगरी, यानी कि साधारण कारीगर कौन कौन है? तो महली, लोहरा, करमाली, चिक, बड़ईक। ठीक है, इनको इन्होंने साधारण कारीगर के प्रकार में रखा गया है। वहीं चौथा भाग इनका क्या है? तो स्थिर कृषि, यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक जगह रहकर कृषि करके अपना जीवन यापन करने वाले जनजाति। तो इनमें इन्होंने भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल इत्यादि को रखा है। कई कई बुकों में आप 1-2 जनजातियों को और भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इत्यादि रखा है। ठीक है, तो स्थिर कृषि में भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल को ललित प्रसाद विद्यार्थी ने रखा है। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार जनजातियों का वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? तो 4 भागों में। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन से? तो शिकारी संग्रहकर्ता, स्थानांतरित कृषि, साधारण कारीगर और स्थिर कृषक। ठीक है, उनमें से कौन कौन से जनजाति को रखा गया है उसे हम लोग थोड़ा ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसमें किसको वर्गीकृत करके रखा गया है, चलिए हम लोग उसे ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे कि शिकारी संग्रहकर्ता में किसको किसको रखा गया है? तो बिरोहर, कोरवा और हील पहाड़िया को। तो हम लोग इसे थोड़ा रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे शिकारी संग्रहकर्ता में किस किस जनजाति को रखा गया है उससे रिलेटेड ट्रिक है। वीर ने पहाड़ पर खड़े कौवा का शिकार किया। वीर ने पहाड़ पर खड़े कौवा का शिकार किया। वीर से हो गया हमारा बिरोहर, पहाड़ पर खड़े से हो गया हमारा पहाड़ी खड़िया यानी कि हिल खड़िया, और कौवा से हो गया हमारा कोरवा। कौवा से क्या हो गया? कोरवा। ठीक है, जैसे कि शिकार से हो गया शिकारी संग्रहकर्ता। तो शिकारी संग्रहकर्ता में ललित प्रसाद विद्यार्थी ने किसे किसे रखा है? तो बिरोहर, पहाड़ी खड़िया यानी कि हिल खड़िया और कोरवा को रखा है। ठीक है, वहीं स्थानांतरित कृषि में किन किन जनजातियों को रखा गया है? तो सोरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया को। ठीक है, हम लोग इसे याद कैसे करेंगे? तो जैसे कि कृषि से रिलेटेड एक वर्ड आता है एमएसपी। ठीक है, क्या है? एमएसपी। उसी को हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे एसएमपी। क्या लिखेंगे? एसएमपी। ठीक है, एमएसपी को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे एसएमपी। ठीक है, तो एस से क्या हो जाएगा हमारा? एस से हो जाएगा हमारा सोरैया पहाड़िया, और एमपी से हो जाएगा हमारा माल पहाड़िया। एम फॉर माल, पी से पहाड़िया। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि में ललित प्रसाद विद्यार्थी ने 2 जनजाति को रखा है, सोरैया पहाड़िया और माल पहाड़िया को। ठीक है, वहीं सरल कारीगर यानी कि साधारण कारीगर में किसे किसे रखा गया है? तो महली, लोहरा, करमाली और चिक, बड़ईक को। ठीक है, तो हम लोग इसे रिलेट करके ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि कोई भी महल बनाने में हमें कौन कौन से कारीगर का ज़रूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें कामवाली यानी कि मजदूर का ज़रूरत पड़ेगा। फिर लोहार का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि घर में स्थित दरवाजे और खिड़कियों को लोहार बनाएंगे। फिर हमारा महल चकाचक बन जाएगा। ठीक है, कामवाली से क्या हो जाएगा हमारा? तो कामवाली हमारा साउंड कर रहा है करमाली, कामवाली करमाली। लोहार हमारा साउंड कर रहा है लोहरा, लोहार लोहरा। महल से हो जा रहा है हमारा महली, और चकाचक हमारा साउंड कर रहा है चिक, बड़ईक। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रिलेट करके अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, वहीं हमारा अगला भाग था स्थिर कृषक, यानी कि एक जगह रहकर कृषि करने वाले। कौन कौन है? तो भूमिज, हो, उरांव, मुंडा, संथाल। कई बुकों में आपको खरवार मिल सकता है,
किसान मिल सकता है, चेरो मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रमुख का बात कर रहा हूँ और इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्थिर कृषक में भूमिज को रखा है उन्होंने, हो को रखा है, उराव को रखा है और मुंडा और संथाल इत्यादि को रखा। तो इसे हम लोग रिलेट करके कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, स्थिर कृषक यानी कि एक जगह रहकर कृषि करने वाले। तो एक जगह रहकर अस्थायी रूप से कृषि करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? तो भूमि और हल की जरूरत पड़ेगी। हल को हम लोग भूमि में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उर्वरक छीटेंगे, क्योंकि एक जगह हम लोग रह रहे हैं और एक जगह रहने से, बार बार एक ही फसल उगाने से, बार बार फसल उगाने से हमारी मिट्टियाँ क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो कमजोर मिट्टियों को उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग उर्वरक डालेंगे अपनी मिट्टियों में, फिर हम लोग उस फसल को मुंडी पर काट के ले जाएंगे, तब फिर घर में जाके हम लोगों का थाल सजेगा भोजन से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूमि पर हल चलाएंगे, फिर उर्वरक डालेंगे, फिर हम लोग फसल को काट के मुंडी पर ले जाएंगे, तब जाके घर में हमारा भोजन थाल में सजेगा, थाली में सजेगा। ठीक है, देखिए, भूमि से हो गया हमारा भूमि, हल से हो गया हमारा हो, उर्वरक हमारा साउंड कर रहा है उराव, उर्वरक उराव, मुंडी से हो जा रहा है मुंडा और थाल से हो जा रहा है संथाल। ठीक है, तो स्थिर कृषि में मुख्यतः संथाल, मुंडा, उराव और भूमिज जनजाति को ललित प्रसाद विद्यार्थी ने रखा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग सबसे पहले आदिम जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आदिम जनजाति में सबसे पहले हम लोग असुर जनजाति को पढ़ते हैं। झारखंड में सबसे पहले असुर जनजाति का आगमन हुआ है। ठीक है, यानी कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति हमारी असुर है। असुर जनजाति का आगमन मध्य प्रदेश से होते हुए यह गढ़वा के रास्ते से झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में यह गुमला, लातेहार, लोहरदगा तथा पाट के क्षेत्रों में इनका मुख्य निवास स्थल बनता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि झारखंड में असुर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ पे है? तो जैसे कि आप इस एरिया को देख पा रहे होंगे, यह एरिया हमारा क्या है? तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पाट क्षेत्र का एरिया है। तो असुर जनजाति का मुख्य निवास स्थल है हमारा गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पाट क्षेत्र। ठीक है, असुर जनजाति को सिंधु सभ्यता का जनक भी माना जाता है। असुर जनजाति से रिलेटेड कुछ अवशेष तजना नदी से पाया गया है। अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं असुर जनजाति के बारे में। तो जेपीएससी या जेएसएससी में समय काल पीरियड आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इन सारी बातों पे रिसर्च किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि असुर जनजाति झारखंड की सबसे आदिम जनजाति और सबसे पहले झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। वहीं मुख्य स्थल असुर जनजाति का कहाँ पे है? तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पाट क्षेत्र। कई बुकों में आपको पलामू, गढ़वा और भी कई स्थल इनका मुख्य निवास स्थल के रूप में बताया गया है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। बस आपको मैंने जो बता रखा है वही याद रखना है कि असुर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ पे है झारखंड में? तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पाट क्षेत्र। ठीक है, देखिए, जब भी कोई सभ्यता, संस्कृति मिलती है, सिविलाइजेशन होता है, तो उनको किसी नाम से पुकारा जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको भली भांति पता होगा। ठीक है, उसी प्रकार असुर की संस्कृति को मय संस्कृति कहा गया है। असुर की संस्कृति को, असुर की सभ्यता को मय संस्कृति कहा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और असुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि असुर को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इनके रहन सहन के आधार पर असुरों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है वीर असुर, दूसरा हमारा बिरजिया असुर और तीसरा हमारा अगारिया असुर है। वीर असुर मतलब जंगल में निवास करने वाले असुर, दूसरा बिरजिया असुर घूम घूम कर कृषि करने वाले बिरजिया असुर कहलाते हैं। वहीं तीसरा अगारिया असुर आग का काम अर्थात लोह गलाने का काम करने वाले असुर को अगारिया असुर कहते हैं। ठीक है, तो असुर के 3 उपवर्ग हैं, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। ठीक है, वहीं एक फेमस प्रश्न पूछा जाता है जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम में कि असुर के युवा गृह को क्या कहते? तो युवा गृह को हम लोग पहले समझते हैं। युवा गृह अंग्रेजी शब्द डॉर्मेट्री का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जर्मनी में युवा गृह को जुगल
लीग्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे झारखंड की जनजातियों में युवागृह पाया जाता है, विदेशों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी में युवागृह को जुगलिक्स कहा जाता है और युवागृह शब्द अंग्रेजी शब्द डॉर्मेट्री का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो होता क्या है, तो जनजातीय समाज के युवक युवतियों को उनके समाज की सांस्कृतिक तथा अन्य बातों में दीक्षित करने के लिए यह होता है। ठीक है, तो असुर के युवागृह को क्या कहा जाता है, तो गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है असुर के युवागृह को। ठीक है, असुर में युवागृह को गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके असुर जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। वहीं प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। आगे मैं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड क्या होते हैं उसे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, आप बस अभी माइंड में इतना रखिए कि असुर जनजाति को प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। वहीं इस जनजाति की बोली असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में से संबंधित है। तो इन दोनों को मैं आगे जाके आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप रखिए कि असुर जनजाति की बोली असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। वहीं असुर जनजाति लोग हड़िया प्रमुख पेय को बोथा या झुरनई या झुरनुई कहते हैं। ठीक है, वहीं असुर जनजाति वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असुर जनजाति से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि असुरों का इदिमी क्या होता है, इदी ताईमा या इदिमी। इसमें क्या होता है, लड़का लड़की बिना विवाह की रस्म अदा किए पति पत्नी की तरह रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को आजकल के युगों में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता ही होगा। ठीक है, इदिमी क्या होता है, तो इसमें लड़का लड़की बिना विवाह रस्म अदा किए पति पत्नी की तरह रहते हैं, परंतु इन्हें कभी न कभी विवाह करना पड़ता है। असुरों के इस विवाह रस्म को इदिमी कहते हैं। ठीक है, वहीं युवागृह को गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि असुरों का युवागृह को गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं असुर जनजाति में नाच मैदान को अखाड़ा कहा जाता है और इसके सर्वश्रेष्ठ देवता हैं सिंह बोंगा और इसके धार्मिक प्रधान होते हैं बेगा। ठीक है, असुरों की जनजाति का धार्मिक प्रधान बेगा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असुर जनजाति से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि असुर जनजाति में गोत्र को पौरिस या पारस कहा जाता है और असुर को पूर्व देवा भी कहा जाता है। वहीं असुर जनजाति में एक संस्कार होता है चामबंदी। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, आजकल के युगों में भी गांव देहात में जब बच्चे जन्मते हैं तो उसे नज़र ना लगे तो इस प्रकार का एक काला धागा उसके कमर में बांधा जाता है। उसी तरह असुरों में जब बच्चा होता है तो चमड़े का धागा पहनाते हैं जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे ही चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है, पहनाने की परंपरा है जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे ही चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, वहीं असुर जनजाति की पेशा की बात करें तो असुर जनजाति आदि काल से लोहकर्मी रहे हैं। इनका परंपरागत पेशा लोह अयस्कों को गलाकर लोहा प्राप्त करना था, पर अब वह अस्थायी गांव में रहकर अस्थायी कृषि किया करते हैं। ठीक है, तो ये थे असुर जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आने वाले जेपीएससी के पीटी एग्जाम में और जेएसएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड पहला भाग समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।